हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी साइंस के 40 डे बैच में। और पहले दिन हमने देखा था कि आरबीसी के बारे में हमने पढ़ा था और उसमें एक टॉपिक रह गया था। मतलब किसी एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर आरबीसी की खोज किसने की थी। तो आरबीसी की खोज लियोन हुक ने की थी। किसने की थी? लियोन हुक ने की थी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में और प्लाज्मा के बारे में। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम वाइट ब्लड सेल या ल्यूकोसाइट है। ल्यूकोसाइट है ना। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट है। रंग सफ़ेद, सबसे बड़ी रक्त कोशिका, और सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। वाइट ब्लड सेल के बारे में अभी तक हमने 4 पॉइंट देखे हैं। क्या क्या? सबसे बड़ी रक्त कोशिका, सबसे कम मात्रा में पाई जाती है और रंग सफ़ेद होता है। दूसरा नाम ल्यूकोसाइट होता है। इसके आकार की बात करें तो कोई निश्चित आकार नहीं होता। आकार कोई निश्चित नहीं है। कोई आकार निश्चित नहीं है। अब कई स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि सर हमने देखा है कि डब्ल्यूबीसी के आकार के बारे में एक पॉइंट आता है, अमीबिया आकार की कोशिकाएं। अमीबिया आकार कौन सा होता है? अमीबिया आकार होता है एक थैले के समान संरचना जिसका कोई आकार निश्चित नहीं होता, जिसको जिस आकृति में ढालना चाहते हैं वो उसी आकृति में ढल जाता है। उसे क्या बोलते हैं? अमीबिया आकार बोलते हैं। जैसे अमीबा का कोई आकार निश्चित नहीं होता, उसी तरह डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनका आकार निश्चित नहीं होता और इस रीज़न की वजह से इन्हें अमीबिया आकार की रक्त कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीबिया आकार की रक्त कोशिका कहते हैं। मात्रा की बात करें, मेल के अंदर 5000 से लेके 10,000 तक और फीमेल के अंदर 5000 से लेके 8000 तक। अब सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो यहाँ आती है कि जब हम डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ते हैं तो सर अलग अलग बुक अलग अलग लाइफ बताती है। जैसे आरबीसी के 120 दिन है, उसी तरह डब्ल्यूबीसी की कुछ बुकें तो 14 दिन बताती है और कुछ बुक्स 1 से लेके 2 दिन तक बताती है। तो क्या सर ये सही बात है? हाँ, एकदम सही बात है। क्योंकि डब्ल्यूबीसी की लाइफ में डब्ल्यूबीसी कोशिका 5 तरह की होती है। इसमें से 2 होती है वो 3 से 5 दिन तक जीवित रहती है और वो 13 से लेके 14 दिन तक। इसमें 2 तरह की कोशिका आती है, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। 2 तरह की कोशिका आती है, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। इसमें 3 तरह की कोशिका आती है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। डब्ल्यूबीसी में 5 तरह की सेल्स देखी जाती है, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। इसमें भी सबसे बड़ा पता क्या है? इयोसिनोफिल और बेसोफिल होती है, इनकी जीवित रहने की जो क्षमता वो 3 से लेके 5 दिन तक होती है। वहीं लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और
थ्रोम्बोसाइट, इनकी अगर लाइफ साइकिल की बात करें तो ये 13 से 14 दिन तक रह सकती है, 13 से 14 दिन तक जीवित रह सकते हैं। अब इसी के अंदर एक अच्छा सा पॉइंट और आ जाता है। वो पॉइंट क्या आता है? वो पॉइंट ये आता है कि सबसे बड़ी रक्त कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी रक्त कोशिका WBC। WBC में भी सबसे बड़ी रक्त कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ा पॉइंट आ जाता है। WBC में भी सबसे बड़ी रक्त कोशिका कौन सी है? ये अगर किसी को लिखना है तो लिख लो जल्दी से जल्दी, मैं फिर 2 मिनट में साफ करूंगा। हो गया? अब आते हैं कि WBC में सबसे बड़ी रक्त कोशिका, WBC में सबसे छोटी रक्त कोशिका, WBC में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका, WBC में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका, ये 4 क्वेश्चन है। इन 4 क्वेश्चन में एक साल में अगर 15 एग्ज़ाम होते हैं तो इन 4 क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन पक्का आता है। हर एग्ज़ाम में नहीं, हर एक एग्ज़ाम में, हर एक शेड्यूल के अंदर आता है। WBC में सबसे बड़ी रक्त कोशिका कौन सी है? मोनोसाइट। कौन सी है? मोनोसाइट। WBC में सबसे छोटी रक्त कोशिका कौन सी है? लिम्फोसाइट। अगला क्वेश्चन क्या है? WBC में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल लगभग 90%, लगभग 90%। WBC में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है? बेसोफिल। बेसोफिल 4%। सबसे बड़ी सबसे बड़ी रक्त कोशिका कौन सी है? WBC। सबसे छोटी रक्त कोशिका कौन सी है? प्लेटलेट्स। दोबारा, अगर मैं सीधा बात करूं ब्लड सेल की तो सबसे बड़ी रक्त कोशिका कौन सी है? WBC। सबसे छोटी रक्त कोशिका कौन सी है? तो प्लेटलेट्स। अगर मैं WBC की बात करूं, यानी कि मैं पूछूं कि WBC के अंदर सबसे बड़ी रक्त कोशिका कौन सी है, तो मोनोसाइट। अगर मैं बात करूं कि WBC में सबसे छोटी सफ़ेद रक्त कोशिका कौन सी है? लिम्फोसाइट। अगर मैं बात करूं कि WBC में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है? न्यूट्रोफिल। कितनी प्रतिशत? 90%। वहीं मैं बात करूं कि WBC में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है? तो बेसोफिल। बेसोफिल। अब WBC की कमी से क्या होता है वो पढ़ना है, और अधिकता से क्या होता है। WBC की कमी से प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होता है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर। WBC की कमी से प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर, और WBC की अधिकता से ल्यूकेमिया हो जाता है, जिसे कैंसर बोला जाता है। ल्यूकेमिया। ठीक है, क्या हो जाता है? ल्यूकेमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? ल्यूकेमिया हो जाता है। लिख लिया? एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। WBC का दूसरा नाम वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
उसके बाद में WBC का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट, ठीक है। उसके बाद में लाइफ का अलग अलग है, 3 से 5 दिन बेसोफिल और इयोसिनोफिल रहती है, बाकी 13 से 14 दिन लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, थ्रोम्बोसाइट रहती है। इनका आकार अमीबिया आकार की कोशिकाएं होती है, रंग सफ़ेद होता है। सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है? WBC है। और सबसे बड़ी रक्त कोशिका भी WBC है। WBC आगे जाके 5 भागों में, 5 तरह की कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। और WBC के अंदर सबसे बड़ी रक्त कोशिका कौन सी है? मोनोसाइट। WBC में सबसे छोटी रक्त कोशिका कौन सी है? लिम्फोसाइट। WBC में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है? न्यूट्रोफिल। WBC में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है? बेसोफिल। और WBC की कमी से हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है। WBC की अधिकता से हमें ल्यूकेमिया हो जाता है। अब पढ़ेंगे हम प्लेटलेट्स के बारे में, है ना। प्लेटलेट्स बिल्कुल आसान है, 1-2 पॉइंट है। प्लेटलेट्स के बारे में इतना कुछ नहीं है। प्लेटलेट्स दूसरा नाम है इसका एरिथ्रोसाइट। दूसरा नाम क्या है इसका? एरिथ्रोसाइट। रंग, प्लेटलेट्स का रंग सफ़ेद होता है, रंग सफ़ेद। अमीबिया आकार की कोशिका होती है। उसके बाद में अगर बात करें अपने अमीबिया आकार की कोशिका होती है, मात्रा की बात करें तो 1.3 × 10⁵ से 4.5 × 10⁵ तक होती है। प्लेटलेट्स की मात्रा की बात करें तो 1.3 × 10⁵ से 4.5 × 10⁵ होती है। प्लेटलेट्स का काम होता है हमारी ब्लड क्लोटिंग में, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। किस में सहायक होती है? रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। प्लेटलेट्स के बारे में इतना इम्पोर्टेंट पोर्शन नहीं रहता, एग्ज़ाम में बहुत कम पूछा जाता है। जैसे ही अपने आप प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इसके आगे कि ब्लड का थक्का यानी कि रक्त का थक्का कैसे बनता है। अब थक्का होता क्या है? जब हमें चोट लगती है, और हमारा खून बाहर आने लग जाता है, हमारा शरीर हमारी वाहिनिकाओं से बाहर आने लग जाता है, हमारी धमनियों से बाहर आने लग जाता है, हमारी वाहिकाओं से बाहर आने लग जाता है, तो आपने देखा कि कुछ वक्त बाद वो खून जमना शुरू हो जाता है और कुछ इस तरह का एक क्लोट बन जाता है। ये देखो मेरी हैंड पे देखो, इस तरह का एक क्लोट बन जाता है। ये देखो इस तरह का एक क्लोट बन जाता है, ध्यान से देखो, ये देखो इस तरह का एक क्लोट बन जाता है। ये देखो ये क्लोट कैसे बनता है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये क्लोट कैसे बनता है। इसके बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले रसायन विज्ञान के एक टर्म के बारे में जानना पड़ेगा कि अभिक्रिया क्या होता है, एक रिएक्शन क्या होती है। अभिक्रिया के बारे में सभी ने पढ़ा होगा या नाम सुना होगा 10वीं 12वीं में कि अभिक्रिया क्या होती है। अभिक्रिया होती है कि 2 अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे अभिक्रिया कहते हैं। अब सर जी मारा तो पल्ला कौन पड़ी, तो मैं बताता हूँ होती क्या अभिक्रिया। अभिक्रिया होती है कि A + B मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, AB। क्या? A + B मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, AB। इस पूरी रिएक्शन को अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ये 2 अभिकारक होते हैं, ये एक नया उत्पाद होता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ब्लड क्लोटिंग कैसे होती है। ब्लड क्लोटिंग हमारे शरीर के 3 चरणों में पूरी होती है। कितने? 3 रिएक्शंस में पूरी होती है। वो रिएक्शंस पढ़ेंगे अपने, वो अभिक्रिया पढ़ेंगे अपने। हमारे शरीर में सबको पता है कि कैल्शियम होता है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसको ये ना पता हो कि हमारे शरीर में कैल्शियम होता है कि नहीं होता। होता है, सबको पता ही है। हमारे शरीर में प्रोटीन्स भी बहुत सारे हैं, ये भी सबको पता है। और
ब्लड क्लॉटिंग में सबसे ज़्यादा अगर भूमिका कोई निभाता है तो वो प्रोटीन से ही निभाते हैं। रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया। पहले चरण में क्या होता है, कैल्शियम। कैल्शियम के साथ एक प्रोटीन मिलता है प्रोथ्रोम्बिन। कैल्शियम के साथ एक प्रोटीन मिलता है प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं जिसे थ्रोम्बिन बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, थ्रोम्बिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बिन। दूसरे चरण में क्या होता है, थ्रोम्बिन प्रोटीन के साथ एक नया प्रोटीन मिलता है फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन। थ्रोम्बिन के साथ एक नया प्रोटीन मिलता है फाइब्रिनोजिन। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, फाइब्रिन। और तीसरे चरण में क्या होता है, फाइब्रिन के साथ फाइब्रिन प्लस विटामिन के प्लस फैक्टर 9 यानी कि कारक 9, ये सब मिलकर रक्त का थक्का बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रक्त का थक्का बनाते हैं। फैक्टर 9 की कमी से एक रोग हो जाता है। फैक्टर 9 की कमी से एक रोग हो जाता है जिसका नाम है हीमोफीलिया। हमारे एग्ज़ाम में 10वीं की कहानी नहीं आएगी और कोई भी स्टूडेंट ये गलती नहीं करेगा कि हीमोफीलिया के बारे में पूरा पढ़े। हीमोफीलिया के बारे में दो ही चीज़ें पढ़नी है। फैक्टर 9 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को शाही बीमारी कहते हैं, बस। इससे ऊपर एग्ज़ाम में नहीं आएगा। फैक्टर 9 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को शाही बीमारी कहते हैं, रॉयल डिजीज़ कहते हैं। अब देखते हैं दोबारा, रक्त का थक्का बनना। रक्त का थक्का बनना 3 चरणों में पूरा होता है। पहला कैल्शियम। कैल्शियम के साथ एक प्रोटीन मिलता है प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों नया उत्पाद बनाते हैं जिसका नाम है थ्रोम्बिन। दूसरे चरण में थ्रोम्बिन एक अन्य प्रोटीन के साथ जुड़ता है जिसका नाम है फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन बनकर एक फाइब्रिनोजिन और थ्रोम्बिन मिलकर एक नए प्रोटीन का निर्माण करते हैं जिसका नाम होता है फाइब्रिन। फाइब्रिन प्लस विटामिन के प्लस फैक्टर 9, ये तीनों ही ब्लड क्लॉटिंग में अपना पूरा सहयोग देते हैं और ब्लड को जमा देते हैं, ब्लड का थक्का बना देते हैं। फैक्टर 9 की कमी से हीमोफीलिया रोग हो जाता है। ये है कि रक्त का पूरा थक्का कैसे बनता है, ये हमने अभी तक पढ़ा है। अब मैंने आपको पढ़ाया था, याद करो। आप इमेजिनरी करो, आप याद मत करो कि मैंने पढ़ाया था कि ब्लड अपने 100% मानते हैं, उसमें 45% सॉलिड होता है और 55% प्लाज्मा होता है। हमने अभी सिर्फ 45 में से क्या क्या आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनके बारे में पढ़ लिया, मैंने आपको पढ़ा दिया। इसके अलावा मैंने आपको ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ा दिया। अब हमारा इधर वाला पोर्शन आ गया जो 55 था, प्लाज्मा। तो अभी हमें प्लाज्मा पढ़ना पड़ेगा और फिर प्लाज्मा की तरफ चलते हैं। अब प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा होता है एक लिक्विड पोर्शन। प्लाज्मा क्या होता है, एक लिक्विड पोर्शन। प्लाज्मा पे 3 ही क्वेश्चन आते हैं बस जो एग्ज़ाम में आते हैं। प्लाज्मा, अजीवित तरल भाग। और मैंने अजीवित तरल भाग क्यों लिख रहा हूँ, यही इसी टर्म में ये क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से प्लाज्मा एक है, अजीवित तरल भाग, जीवित तरल भाग, अजीवित ठोस भाग, जीवित ठोस भाग। और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों का दिमाग घूम रहा होता है वहाँ पर कि पढ़ा तो था, तरल भाग तो मेरे को याद है, जीवित था कि जीवित था, ऐसे सोच रहे होते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखो प्लाज्मा एक अजीवित तरल भाग है। ये ब्लड का 55% कंज्यूम करता है और प्लाज्मा के अंदर जल 90 से 92% होता है और रंग इसका पीला होता है, हल्का पीला। रंग इसका हल्का पीला होता है। प्लाज्मा किस रंग का होता है, हल्का पीला होता है, हल्का पीला होता है।
अब प्लाज्मा का कार्य क्या है? प्लाज्मा का कार्य है कि रक्त के परिवहन में मदद करना। प्लाज्मा का क्या कार्य है? रक्त के परिवहन में मदद करना। रक्त के परिवहन में मदद करना। क्या कार्य है? रक्त के परिवहन में मदद करना। ठीक है, अब कैसे मदद करता है? अब हमें थोड़ी सी फिर कहाँ जाने पड़ेगा? केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा। केमिस्ट्री में जाते हैं, चलो आओ। फिर दो चीज़ें होती है, विलायक, विलेयक और विलयन। विलयन क्या होता है? जिसमें विलेयक प्लस विलय होते हैं। और विलेयक क्या होता है? जो आप ऐसा समझ लो, आप ऐसे नहीं समझ पाओगे। जो साइंस के स्टूडेंट है वो तो समझ पाएंगे, लेकिन जो आर्ट्स है वो नहीं समझ पाएंगे। मैं इनको आसान टर्म में समझाता हूँ। ऐसा समझ लो कि रक्त के अंदर हमें कुछ मिलाना है। हमें रक्त के अंदर कुछ मिलाना है, तो वो किस पोर्शन से मिलेगा? वो प्लाज्मा पोर्शन से मिलेगा। यह विलायक के अंदर विलयन का कार्य करता है। यह विलायक के अंदर विलयन का कार्य करता है, यानी कि एक विलयन है पूरा, ये पूरा विलयन है। ये मैंने इसमें मिला रखा है, मान लो ये ब्लड है पूरा, ये ब्लड है। इसमें आरबीसी यहाँ है, यहाँ डब्ल्यूबीसी पड़ा है, यहाँ पे प्लेटलेट्स पड़ा है। प्लाज्मा क्या करेगा कि मैं यहाँ पे प्लाज्मा होता है, यहाँ पे प्लाज्मा होता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि मैंने इसके अंदर कुछ मिलाना है, मैंने एक पदार्थ मिलाना है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो इस सोडियम क्लोराइड को मैं जिसकी मदद से रक्त में मिला सकता हूँ, उस मदद को, उस पोर्शन को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। अब हम प्लाज्मा को 100% मानते हैं। प्लाज्मा अपने आप में 100 है। प्लाज्मा अपने आप में 100 है। अगर प्लाज्मा अपने आप में 100 है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा कि जल इसमें कितना है? 90 से 92%। ये जल 90 से 92% इसमें क्या होता है? वाटर होता है। और 8% क्या होता है? प्रोटीन होता है। 8% क्या होते हैं इसमें? प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन, ब्लड में 8% प्रोटीन होते हैं। इन 8% में 3 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं: एल्बुमिन, ग्लोब्यूमिन और फाइब्रिनोजिन। एल्बुमिन क्या मदद करता है? प्रतिरक्षा तंत्र में, ये रक्त के परिवहन में, और ये रक्त के थक्का में, रक्त के थक्का में। 3 तरह के प्रोटीन है: एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजिन। ठीक है। एल्बुमिन क्या काम करता है? प्रतिरक्षा तंत्र में मदद करता है। ग्लोब्यूलिन क्या करता है? रक्त के परिवहन में मदद करता है। और फाइब्रिनोजिन क्या करता है? हमारे रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है। अब हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट यहाँ तक। अब अपनी आंखें कर लो बंद और सोचो, हमने क्या माना? ब्लड अपने आप में 100% है। ब्लड को 100% माना। उसमें से 45% क्या है? ठोस है। 55% क्या है? लिक्विड है। मान लिया 45% जब हमने ठोस पढ़ा तब 3 चीज़ें आई हमारे सामने: आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। लिक्विड के बारे में पढ़ा तो प्लाज्मा आया। प्लाज्मा के बारे में पढ़ा तो प्लाज्मा एक अजीवी तरल भाग है। ये लगभग जल का, इसके अंदर जल 90% होता है, 90 से लेकर 92%, और 8 से 10% ये प्रोटीन को रखता है। प्रोटीन इसके अंदर हमने 3 पढ़े: एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजिन। एल्बुमिन प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में कार्य करता है, ये आएगा। ग्लोब्यूलिन क्या करता है? रक्त के परिवहन में मदद करता है। और फाइब्रिनोजिन क्या करता है? रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है, हल्का पीला होता है। बस इतना सा प्लाज्मा अजीवी तरल भाग है, ये याद रखना। अब सॉलिड के पास चले जाते हैं। सॉलिड में क्या है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। लाइफ साइकिल 120 दिन का होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका होती है, ठीक है। आकार द्विअवतल डिस्क का आकार होता है, ठीक है। और
इससे सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। उसके बाद में WBC का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट, ये इसका आकार कोई निश्चित नहीं होता, इसे अमीबी आकार की रक्त कोशिका कहते हैं। WBC की कमी से प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। WBC की अधिकता से ल्यूकेमिया रोग हो जाता है। उसके बाद में हमने पढ़ा प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, ये रंग इसका सफ़ेद होता है, ठीक है, और रंग इसका सफ़ेद होता है, वही अमीबी आकार की रक्त कोशिकाएँ होती है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा कि रक्त क्लोटिंग यानी कि ब्लड क्लोटिंग के बारे में पढ़ा। कैल्शियम के साथ एक प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन मिलता है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, थ्रोम्बिन के साथ एक अन्य प्रोटीन मिलता है फाइब्रिनोजिन, ये क्या बनाता है, फाइब्रिन प्लस विटामिन के प्लस फैक्टर 9, ये क्या करते हैं, ब्लड की क्लोटिंग करते हैं। ब्लड की क्लोटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट, अगर देखो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन किसका होता है, ये क्वेश्चन पे डिसाइड करेगा। अगर हमें ऑप्शन में एक ऑप्शन में फाइब्रिनोजेन ऐसे दिया हो कि ए ऑप्शन में फाइब्रिनोजेन, बी ऑप्शन में फैक्टर 9, विटामिन के प्लस फाइब्रिनोजेन, तो ये ज़्यादा सही है ना। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, मैं आपको ऐसे नहीं बोल सकता। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो आज तक एसएससी ने पूछा वो यहीं से पूछती है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं फाइब्रिनोजिन। अगर फाइब्रिनोजिन ना हो तो फैक्टर 9 ना हो तो विटामिन के। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है, छोटी सी क्लास है, ढंग से पढ़ो, जितना पढ़ाया उतना ही पढ़ो, इधर उधर कहीं भी घूमने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूँ, आप मुझसे लिखवा लो, जितना मैंने पढ़ाया इससे बाहर नहीं आता, एसएससी में इससे बाहर नहीं आता। आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो एक अलग बात है कि डीपली आ जाता है, रेलवे में साइंस का पोर्शन बहुत बड़ा होता है, लेकिन अगर आप एसएससी की बात कर रहे हो तो एसएससी में इससे आगे नहीं आएगा। मुझसे लिखवा लो, जिसको जहाँ लिखवाना है मैं लिख दूंगा, इससे ऊपर नहीं आएगा एसएससी में। एसएससी में बहुत, एसएससी टाइमिंग पे मारता आपको कभी भी घुमा के नहीं मारता। आपकी टाइमिंग सही है, आपका पेपर क्रैक है, आपका एग्ज़ाम क्रैक है। और साइंस में तो बहुत लो लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बहुत लो लेवल के क्वेश्चन आते हैं। मैंने एसएससी के एग्ज़ाम बहुत सारे दिए हैं, मुझे पता है एसएससी की कितने को औकात है। तो डोंट वरी, आप मैंने जितना पढ़ाया आप उतना ही पढ़ें, ज़्यादा मत्था ना मारें, क्योंकि देखो साइंस आप जितना डीपली जाओगे उतना ही आपको लगेगा ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और साइंस की हर एक लाइन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। आप कुछ भी पढ़ लो, आपको ऐसा लगेगा ये आ सकता है पेपर में, ये भी आ सकता है, और आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाओगे और आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे। इसीलिए जितना हम पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए बहुत है। ठीक है, मिलते हैं कल इसी के अंदर हद हार्ट के बाद में हम पढ़ेंगे हमारा ब्लड ग्रुप सिस्टम, और उसके बाद में देखते हैं कोई और सिस्टम उठा लेंगे, नर्वस सिस्टम उठा लेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम उठा लेंगे, जो आप बोलोगे वही उठा लेंगे। 40-50 दिन में निमेट देंगे, फिक्र मत करो, आप निमेट देंगे।